Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of interpretation of statute. इस वीडियो में हम इसके मीनिंग पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इसके कुछ जो काइंड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टैट्यूट क्या है. स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ enacted by the legislative body of the government. गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव के थ्रू जो लॉज इनैक्ट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्टैट्यूट. तो स्टैट्यूट क्या है? जो लेजिस्लेचर के थ्रू जो लॉज इनैक्ट किए जाते हैं वही होते हैं हमारे स्टैट्यूट. ये जो टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब वही है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के क्लोज 13 के सब क्लोज ए में दिया हुआ है. आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए में दिया हुआ है. मतलब लॉज में इंक्लूड होते हैं रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, नोटिफिकेशन एटसेट्रा. तो ये सब क्या है? ये सब लॉ है. और रिटन लॉ जो कि इनैक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, तो ये क्या है? स्टैट्यूट है. जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब क्या है? ये सब स्टैट्यूट है. तो जो स्टैट्यूट होते हैं उनका मीनिंग, उनका मतलब क्या है? इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है वो होता है इंटरप्रिटेशन. उसे कहा जाता है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन एक लैटिन टर्म से आया है जो होता है इंटरप्रेटारी, जिसका मतलब होता है टू ट्रांसलेट, टू एक्सप्लेन एटसेट्रा. अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन की, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक कला, एक आर्ट, जिसके ज़रिए फाइंड आउट किया जाता है ट्रू सेंस ऑफ लेजिस्लेचर, या फिर ऐसे कह सकते हैं ट्रू सेंस ऑफ इनैक्टमेंट, या फिर ट्रू सेंस ऑफ स्टैट्यूट. स्टैट्यूट वर्ड है उसको ट्रू मीनिंग देकर स्टैट्यूट में जो वर्ड हैं उनका नेचुरल या फिर एंड ऑर्डिनरी मीनिंग देने के लिए, तो इस आर्ट को, इस कला को कहते हैं इंटरप्रिटेशन. यहाँ पर आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, एक तो होता है इंटरप्रिटेशन और एक होता है कंस्ट्रक्शन. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. यही डिफरेंस है कि इंटरप्रिटेशन में जो स्टैट्यूट है उसमें जो वर्ड्स हैं उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग बताता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके तहत लीगल इफ़ेक्ट पता किया जाता है. ये एक मेथड है इंटरप्रेट करने का उन वर्ड्स का जो कि इंटरप्रिटेशन में यूज़ हुए हैं स्टैट्यूट में. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन में. चलिए अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या है. इसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है वो डिटरमाइन करता है. वो इनको डिटरमाइन करना जो कि इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कन्वे की है लेजिस्लेचर ने, तो उस इंटेंशन को डिटरमाइन करना ऑब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन का. अब हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. इससे रिलेटेड एक केस था आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले 1984. इस केस में ये बात हेल्ड हुई थी कि इंटरप्रिटेशन तभी करना चाहिए जब स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज़ हुए हैं, जो स्टैट्यूट में लैंग्वेज यूज़ हुई है उसमें कोई एम्बिग्विटी है या अनक्लियर है, या फिर जो स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट है वो उसको डिफीट करती है. इन दैट सिचुएशन इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है.
लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई एम्बिगिटी नहीं है और जो लैंग्वेज है लेजिस्लेचर की वो भी अनक्लियर नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, तो इस सिचुएशन में कोई ज़रूरत नहीं होती है इंटरप्रिटेशन की। मतलब कि जब साफ साफ पता चल रहा है कि जो वर्ड जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसका मतलब क्या है, तब इंटरप्रिटेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है और कोई लैंग्वेज अनक्लियर नहीं है, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, तब तो ज़रूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन की। इन दैट सिचुएशन नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के दो काइंड्स हैं। फर्स्ट है लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा होता है लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन में क्या है कि जो लेजिस्लेशन है, जो स्टैट्यूट है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो उसको मॉडिफाई कोर्ट नहीं कर सकती है, उसके मीनिंग से वो डेविएट नहीं हो सकती है, वैसे का वैसा ही उसको समझना पड़ेगा। मतलब जो वर्ड यूज़ हुए हैं लिटरली जो उनका मीनिंग है, उसका मीनिंग वैसे का वैसा ही लगाना पड़ेगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस यूज़ हुआ है या कोई पैराग्राफ है, तो जो ग्रामेटिकली उसका मीनिंग है, जो स्टैट्यूट में पैराग्राफ यूज़ हुआ है या सेंटेंस यूज़ हुआ है, ग्रामेटिकली जो भी उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है वही मीनिंग उसका लगाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। लिटरल का मीनिंग यही होता है, यही हो गया है कि भाई जो ग्रामेटिकली मीनिंग निकल कर आ रहा है स्टैट्यूट में, लेजिस्लेचर में, आप वही का वही यूज़ करें, कोर्ट उसको चेंज करके यूज़ नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं लॉजिकल और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। इसमें कोर्ट को मॉडिफिकेशन करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं स्टैट्यूट में, कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसमें वो चेंजिंग कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है। वो भी तभी जब ये 4 कंडीशन अभी जो हम डिस्कस करेंगे उनमें से कोई भी एक कोर्ट के सामने आ जाती है। फर्स्ट सिचुएशन है अगर कोई एम्बिग्विटी हो जाती है, इट मीन्स वेयर देयर आर 2 or more meaning, there is possibility of 2 or more meaning, that situation। तो ambiguity की सिचुएशन में फंक्शनल या लॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। और सेकेंडली दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई 2 पोर्शन है किसी स्टैट्यूट में, वो एक दूसरे के इनकन्सिस्टेंट होते हैं, इन दैट सिचुएशन फंक्शनल एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो कोर्ट जो है लॉजिकल या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कर सकती है। और तीसरा सिचुएशन है वेयर देयर इज़ लैक्यूना इन द लॉ इटसेल्फ। मतलब अगर लॉ में इनकम्प्लीटनेस है तो उस कमी को पूरा करने के लिए तो कोर्ट जो है लॉजिकल या फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कर सकती है। फोर्थ सिचुएशन है वेयर देयर इज़ लॉजिकल डिफेक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इन दैट सिचुएशन कोर्ट अलाउ कर सकती है फंक्शनल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इन 4 सिचुएशन में कोर्ट को अलाउ कर दिया जाता है मॉडिफिकेशन के लिए, कुछ जो चेंजिंग है उसके लिए। तो ये हो गए आपके इंटरप्रिटेशन के काइंड्स। तो आज की वीडियो में हमने इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो डिस्कस किया, इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको डिस्कस किया, और जो इंटरप्रिटेशन के काइंड्स होते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो इंटरप्रिटेशन की ये वीडियो आपकी हो चुकी है पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।